हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल वीएन स्टडी पर। एनटीपीसी का 11 फरवरी का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के पेपर हो चुके हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का एनालिसिस में क्या आया। तो आज का एनालिसिस करते हुए हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए और सभी क्वेश्चनों के हम अच्छे से सॉल्यूशन देखेंगे। तो यदि आप हमारी वीडियो में नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज आखिर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। और इस वीडियो को आप सबसे ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, अपने सभी जितने भी इष्ट मित्र हों उन सभी को शेयर कर दीजिए। और इस प्रकार के सभी क्वेश्चन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन में पूछा गया था यूएनओ के जो ध्वज है उसमें जैतून की जो शाखा है वो जैतून किस चीज़ का प्रतीक है। तो ये प्रतीक है शांति का। किस चीज़ का प्रतीक है? शांति का। जैसे कि हमारा राष्ट्र ध्वज है जिसमें सफ़ेद रंग जो होता है वो किस चीज़ का प्रतीक होता है? वो होता है शांति का। इसी प्रकार से जो जैतून की शाखा है वो भी एक शांति का प्रतीक ही है यूएनओ के ध्वज में। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का पहला इंजन रहित ट्रेन पूछ ली गई थी कि इंजन रहित ट्रेन कौन सी है। तो T20 जो अब नाम हो गया है ट्रेन 20, पहले नाम था वंदे भारत एक्सप्रेस। जब इस समय ये आया था आई ट्रेन, उस समय वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम था। तो इस ये जो ट्रेन है ये इंजन रहित है। अब इंजन रहित किस प्रकार से है, आपके मन में कन्फ्यूजन होगा तो मैं बता दूं कि इंजन रहित इस प्रकार से नहीं है कि इंजन है ही नहीं है। इसमें हर एक डिब्बे में पर्टिकुलर इंजन लगा हुआ है जिससे इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये इंजन रहित इस प्रकार से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जलीकट्टू किससे संबंधित है। तो जलीकट्टू एक खेल है जो कि बैल और इंसान के बीच में खेला जाता है और उनके बीच में युद्ध होता है, उसको कहते हैं जलीकट्टू। ठीक है। तो ये जलीकट्टू से क्वेश्चन हो गया। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था 31 मई 2019 को वित्त मंत्री कौन नियुक्त किए गए थे। तो जिन्होंने हमारा बजट पेश किया था, निर्मला सीतारमण, उन्हीं को नियुक्त किया गया था 31 मई 2019 को। कौन सी महिला ऐसी एथलीट हैं जिन्हें 2020 की फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार सबसे अमीर एथलीट घोषित किया गया है। तो नाओमी ओसाका जो है इन्हें घोषित किया गया है। कैसे घोषित किया गया है? नाओमी ओसाका। और कालबेलिया जो नृत्य है ये किस राज्य का लोक नृत्य है। तो कालबेलिया नृत्य की बात की जाए तो ये राजस्थान का लोक नृत्य है। किस कहाँ का है? राजस्थान का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था शक्ति का मात्रा कौन सा है। शक्ति का मात्रा क्या है? वॉट है। क्या है? वॉट है। ठीक है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी पूछ लिया गया था। भारत सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन जो ज्वालामुखी है वो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो पारित किया गया था। तो किसके द्वारा पारित किया गया था? तो लॉर्ड लिटन इसका हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि लॉर्ड लिटन के द्वारा बर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन में पूछा था ओलंपिक की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन है। तो नीता अंबानी जी जो हैं वो ओलंपिक की पहली भारतीय महिला सदस्य हैं। 2014 का पद्मश्री किसे मिला है? तो 2014 का जो पद्मश्री मिला है वो मिला है उस्ताद मोइनुद्दीन खान। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था टाइफर से कि टाइफर का फुल फॉर्म क्या है। तो टाइफर का जो फुल फॉर्म है वो हम लोग देख लेते हैं। होता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसके संस्थापक होमी जे भाभा जी हैं। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कौन सा है? तो पहला रेलवे विश्वविद्यालय है नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। भारत के अतिरिक्त हॉकी किसका राष्ट्रीय खेल है? तो भारत है का तो राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत के अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के अतिरिक्त किसका राष्ट्रीय खेल हॉकी है तो पाकिस्तान उसमें ऑप्शन था, जो कि सही आंसर था। तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी ही है। हिमालय का जो बाहरी भाग होता है उसको क्या कहते हैं? तो हिमालय की बाहरी भाग को शिवालिक श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवालिक श्रेणी कहते हैं। वी आर का फुल फॉर्म भी पूछ लिया गया था। तो वी आर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्चुअल रियलिटी। क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी इसका सही आंसर हो जाएगा। और सहायक संधि के समय जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड वेलेजली। कौन थे? लॉर्ड वेलेजली थे। और निष्ठा मिशन जो लॉन्च हुआ था ये लॉन्च हुआ था जम्मू कश्मीर से। कहाँ से लॉन्च हुआ था? जम्मू कश्मीर से लॉन्च हुआ था। अंडमान निकोबार द्वीप की जो जनजाति है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो इसकी जो मेन जनजाति है वो सभी हम लोग देख लेते हैं। एक तो सोमपेन है, सेंट लीज है, जरावा है, ओंग है और जंगल है। तो ये सब यहाँ की जनजातियां हो गई। सोमपेन हो गई, सेंटन लीज हो गई, जरावा हो गई, ओंग हो गई, जंगल हो गई। ये सभी यहाँ अंडमान और निकोबार द्वीप की जनजाति हो गई। दो समान अणु, कोई दो अणु हैं इनके बीच में लगने वाला जो एक बल होता है तो वो कौन सा बल होता है? तो जो समान अणु है इनके बीच जो लगता है वो कहलाता है ससंजक बल। और जो विपरीत अलग अलग अणु हैं
तो दो समान नहीं हो, असमान हो, उनके बीच जो लगता है वो लगता है विसंजक बल। तो ये इनमें कौन सा लग रहा है, ससंजक बल। तो ससंजक बल से वो पास पास आ जाते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण संरक्षण कब लागू किया था। तो पर्यावरण संरक्षण जो है वो लागू किया गया था 1972। तो 1972 अपना सही आंसर हो जाएगा। और एनटीए का फुल जो है गठन पूछ लिया गया था कि गठन कब किया गया था। तो 2017 अपना सही आंसर है, 2017 को एनटीए का गठन किया गया था। जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो 35वें नंबर के एशियन समिट पूछ लिया गया था कि यह कहाँ पर हुआ है। तो जो 35वां एशियन समिट जो हुआ है वो थाईलैंड में हुआ है। और 36वां की बात की जाए, 36वां 2020 में जो हुआ है अभी, वो हुआ है वियतनाम में। कहाँ पर, वियतनाम, जिसकी राजधानी क्या है, हनोई। तो वियतनाम की राजधानी जो हनोई है वहां पर 36वां एशियन समिट हुआ है, तो 2020 का। और अग्नि जो सेकंड मिसाइल है वो किस तरह की मिसाइल है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया गया था। तो अग्नि सेकंड मिसाइल की बात की जाए तो ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। सेवाल का रंग जो होता है वो हरा होता है, वो किस पिगमेंट के कारण होता है, ये क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका था। और पहले पूछा गया था पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा होता है, वो क्यों होता है। और अब पूछ लिया गया है शैवाल का जो रंग होता है वो हरा होता है, वो क्यों होता है। तो ये होते हैं क्लोरोफिल वर्णक के कारण। किसके कारण, क्लोरोफिल वर्णक या पिगमेंट, दोनों इंग्लिश में बोलते हैं पिगमेंट और हिंदी में बोलते हैं वर्णक। तो इसके कारण होता है इसका रंग हरा। सेकंड शिफ्ट की क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पहला को पूछा गया था, कोबोल किस प्रकार की भाषा है। तो COBOL जो है ये कोबोल, ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, रत्नावली जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो रत्नावली जो पुस्तक है वो हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। हर्षवर्धन की और कई पुस्तकों के नाम हम लोग देख लेते हैं। एक है नागनंदा, दूसरी है प्रियदर्शिका और तीसरी है रत्नावली। तो इनकी तीन पुस्तक हैं, नागनंदा, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली। तो इनकी तीन मुख्य पुस्तिका हैं जो आपको याद कर लेना है। भारत का मानव समय जो ग्रीनविच टाइम है वो उससे कितना आगे है। तो जो भारत का समय है वो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। और जो ग्रीनविच समय है वो भारत के समय से 5-5.5 घंटा पीछे है। तो कई बार इसको डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि कितने घंटे कितने हावर्स आगे है पीछे है। कई अब टाइम दे देते हैं कि यदि 12 बजे होंगे तो वहाँ पर कितना बजा होगा, तो वहाँ पर 5:30, इस प्रकार से अपना आंसर पर को दे देना है। तो याद रखना है कि जो भारत का समय होगा वो ग्रीनविच टाइम से हमेशा 5.5 घंटा आगे होगा। अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता कब हासिल कर ली थी। तो अंग्रेजों का मतलब डायरेक्ट अंग्रेजों से नहीं है, अंग्रेजों से मतलब है कि जो अंग्रेज के राजा थे अंग्रेज की रानी थी वहां पर इंग्लैंड की, तो उन्होंने यहाँ पर भारत पर किस कब पूर्णतः सत्ता स्थापित कर ली थी। तो क्या हुआ था कि 1800 जो 58 की क्रांति हुई थी, 1857 का विद्रोह हुआ था जो, उसके बाद 1857 में इन्होंने यहाँ पर सत्ता स्थापित कर ली थी। क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस पर अब कोई भी चीज़ होती है तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने की थी। पहले इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका शासन चलता था। किसका शासन चलता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता था। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हटा दिया गया और क्राउन का शासन चलने लगा। किसका शासन चलने लगा, क्राउन, क्राउन अर्थात जो इंग्लैंड की रानी थी उनका शासन चलने लगा। इसका क्वेश्चन पूछा गया था 2019 के पद्म विभूषण से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो आप लोग जानते होंगे कि कुल मिलाकर 14 लोगों को, कितने लोगों को, 14 लोगों को, टोटल 14 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। आप उनके नाम देख सकते हैं और उनमें से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्वेश्चन क्लियर नहीं बताया है स्टूडेंट ने, इसलिए मैं आपको कैसे बता दूं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन पूछा गया था, गोवर्धन योजना कब शुरू की गई थी। तो ये शुरू कब की गई थी, 2018 में। तो गोवर्धन जो योजना है वो 2018 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, टेनिस एकल में उपविजेता जो है वो उपविजेता कौन रहे हैं। तो पहले पता होना चाहिए विजेता कौन रहे हैं। तो विजेता रहे हैं डोमिनिक थिएम। तो डोमिनिक थिएम जो है वो टेनिस एकल में विजेता रहे थे। और उपविजेता मतलब सेकंड नंबर पे इनने में जीता, और ये सेकंड नंबर पे थे कौन थे, अलेक्जेंडर ज्वेरेम। तो मतलब अलेक्जेंडर ज्वेरेम को हराकर डोमिनिक थिएम ने इसको विजय किया। तो इस प्रकार टेनिस के विजेता हुए अलेक्जेंडर ज्वेरेम और विजेता हुए डोमिनिक थिएम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक संविधान में शुरू में मौलिक अधिकार कितने थे। जो भारत का संविधान है उसमें जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी वो शुरुआत में कितनी थी, बाय डिफॉल्ट कितनी थी, पहले शुरुआत में कितनी थी। तो पहले थे 7 प्रकार के मौलिक अधिकार। कितने थे, टोटल 7 मौलिक अधिकार थे।
टोटल फंडामेंटल जो राइट हैं वो अपने पास 7 थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद संपत्ति का जो अधिकार था, कौन सा अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, उसे 44वें संशोधन के द्वारा हटा दिया गया और इसे एक सिंपल अधिकार के रूप में रख दिया गया। अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहा। मौलिक अधिकार और सिंपल अधिकार में आप लोग अंतर जानते होंगे। जो हमारा साधारण एक अधिकार है उसे हम डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते, मगर मगर जो मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इनका यदि हनन होता है तो इफ वी वांट, यदि हम चाहें तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में हम लोग इसको चुनौती दे सकते हैं। डायरेक्ट वहां पर हम जाकर केस कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे क्या जरूरत है, यहाँ भी केस कर लो। तो होता क्या है कि मान लो किसी ने यहाँ पर केस किया, सिंपल कोर्ट में किसी ने कोई चीज पे केस किया, दुर्भाग्यवश वो हार गया, तो उसको अभी निराश होने की जरूरत नहीं है। अब वो चाहे तो हाई कोर्ट में ले जा सकता है, या कहा जाए कि मान लो कोई ने केस किया, अपन लोग ने कोई केस, किसी ने केस किया और वह किस्मत से जीत गया, या फिर वो सही था, अपन ने कोई केस किया, अपन ने जीत लिया उस केस को, तो जो सामने वाला है वो हार नहीं मानेगा, उसको भी टेंशन नहीं है, वो क्या जाएगा, हाई कोर्ट चला जाएगा। हाई कोर्ट में भी यदि हार जाता तो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट से जब वो हारेगा तब कहीं उसको कोई दिक्कत की बात है। तो अभी इसके सामने कल कई सारे रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन जब फंडामेंटल राइट्स का यदि हनन करता है तब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि अपन लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में एक दायर कर देंगे उसके ऊपर केस। तो अब उसके पास केवल एक ही रास्ता है, उसके अलावा कोई रास्ता बचा नहीं। तो इसमें अपन लोगों को ये फायदा होता है। तो अभी अपने पास 6 मौलिक अधिकार जो है बचे हुए हैं, और पहले 7 थे, अब संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, ठीक है। और 12 से लेके 35 तक पूछा जा सकता है कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है। तो 12 से लेके 35 तक भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। तो ये सब अनुच्छेद पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते थे वो मैंने बता दिया कि कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद, तो 12 से 35 और भाग 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन पूछा गया था भोजन अंतिम रूप से कहाँ पचता है। तो भोजन जो है लास्ट में अंतिम रूप से छोटी आंत में पचता है। तो इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि जो शिलालेख हैं वो किस शासक ने लिखवाए हैं, कौन सा शासक है जिसने शिलालेख लिखवाए हैं। तो अशोक को आप जानते होंगे, अशोक के शिलालेख, दीर्घ शिलालेख ये हैं। तो अशोक के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर अशोक था, ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष यदि पूछा गया हो तो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, और अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। जो सती प्रथा है इसका अंत किसके द्वारा किया गया था। तो सती प्रथा का अंत का श्रेय जाता है राजा राम मोहन राय को। तो राजा राम मोहन के राय के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था। और यह भारत की पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि भारत के पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनैच्छिक जो क्रिया होती है उस पर जो नियंत्रित होता है वो जो हमारा मस्तिष्क है उसका कौन सा भाग करता है। तो मेडुला ऑब्लिगेटा जो है वो हमारी जो अनैच्छिक क्रिया कौन सी, जिसमें हम एक बिना इच्छा की जो चीज हो जाए। अब आप कहेंगे कैसे, तो आपको ये समझ में आए तो मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे हम यदि हमारा हाथ धोखे से आग के ऊपर चला गया, वो आग के ऊपर जाने के बाद एकदम से हम अपने हाथ को उठाते हैं, कैसे करते हैं, इन जैसे हाथ एकदम से वहां पर गया, हमने देखा भी नहीं कि वहां पर आग है, और धोखे से हमारा हाथ वहां पर चला गया, और जैसे ही गर्म लगेगा हमारा हाथ एकदम से हटेगा। ये नहीं होगा कि हम पहले सोचें कि हम हटा लें हाथ के, नहीं हटाएं, और फिर हम अपने मस्तिष्क को संदेश दें कि ठीक है चलो हटा लो, मैं तो हमने हटा लिया। ये नहीं होता है, अपने आप हाथ हटता है। यदि हम नहीं भी चाहें, हम जानमान के भी हाथ अपनी आग में रखें, तब भी हमारा हाथ ऑटोमेटिक हटता है दूर को। कभी सुई चुभती है तो ऑटोमेटिक हमारा हाथ वहां से हटता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये है मेडुला ऑब्लिगेटा का काम। मेडुला जो ऑब्लिगेटा है इसमें कुछ चीजें निश्चित कर दी गई हैं कि यदि ऐसा कुछ हो तो तुरंत आप ऐसा काम कर लेना। आपको पूछना नहीं है मस्तिष्क से कोई सलाह नहीं लेना है कि हम हाथ हटाएं या ना हटाएं, ऑटोमेटिक आपको हटा लेना है। तो ये सभी कार्य है मेडुला ऑब्लिगेटा। तो इसका क्या है, अनैच्छिक कार्य है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है, हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता, ये अनैच्छिक कार्य है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था यूएनएचसीआर जो है इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 14 दिसंबर 1950 को। कब की गई थी, 14 दिसंबर 1950 को। इसके फुल फॉर्म की बात की जाए, यूएनएन
UNHCR की, तो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा था अंग्रेजों ने पहली बार भारत में चुनाव कब करवाया था। तो अंग्रेज जो थे उन्होंने पहली बार फर्स्ट टाइम जो चुनाव है 1937 में करवाया था। कब करवाया था? 1937 में। कोणार्क का सूर्य मंदिर पहले भी कई बार पूछा जा चुका है और अब फिर से इस सब में पूछ लिया है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। इसका उड़ीसा सही आंसर हो जाएगा। उपसौर पूछ लिया गया है, उपसौर किस महीने में होता है? तो ये होता है जनवरी में, और जुलाई में अपसौर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वार्षिक वित्तीय विवरण से, कि वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको हम बजट कहते हैं, क्या कहते हैं? बजट। जो संविधान है उसमें डायरेक्ट रूप से किसी इस बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, उसमें बजट को वार्षिक वित्तीय वितरण के नाम से रखा गया है। तो ये कौन से अनुच्छेद में है? ये है 112वें अनुच्छेद में। कौन से? 112वां अनुच्छेद इसका सही आंसर था। पीएम किसान निधि, किसान सम्मान निधि जो योजना है, ये कौन से बजट में पेश किया गया था? तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है 2019-20 के संविधान में पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? 2019-20 की। इसके बाद यूएनओ के अंग से क्वेश्चन आया था कि यूएनओ के अंग है, या फिर पूछा गया था नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन आया हो यूएनओ के अंग से बताया है कि इससे क्वेश्चन आया था, तो हम आपको पहले बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं कि यूएनओ की जो अंग है वो है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद और सचिवालय। तो कुल मिलाकर 6 जो है यूएनओ के अंग हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो पेप्सिन इसका सही आंसर था। तो पेप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। इंदिरा गांधी परमाणु संयंत्र केंद्र जो अनुसंधान केंद्र है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कलपक्कम, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो तमिलनाडु जो कि केरल के बगल में है, वहां पर कलपक्कम है, जहां पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। काले की जो बौद्ध गुफाएं हैं वो कौन से राज्य में स्थित है? ये स्थित है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? तो आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये मुद्रा जारी करती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।